हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस में आप सभी का स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं अपनी इस डिस्कशन को वाटर वाले चैप्टर से, जिसमें हम बात करेंगे टाइड्स के बारे में। सबसे पहले तो टाइड का मतलब क्या होता है? समुद्र के पानी का बार बार रिदम में बढ़ना और गिरना। ठीक है, बढ़ना और गिरना जब ऐसा हो एक पर्टिकुलर हाइट पर जाकर, एक मिनट के लिए रुकते हैं जरा इस डेफिनेशन पे। एक मिनट के लिए आधी छोड़ दी मैंने डेफिनेशन बोलते बोलते। एक बार इस पे वापस आते हैं। कहाँ गया वो? वेव्स पे। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively, they are called as waves. तो भाई इतनी डेफिनेशन तो फिर टाइड की भी पता लग रही है कुछ कुछ। राइज एंड फॉल तो इसका भी हो रहा है, रिदमिक राइज एंड फॉल। अब रिदमिक डालने से क्या होता है? ऑल्टरनेटिवली और रिदमिक डाल दो तो क्या क्या शब्द बदल जाएंगे? अंग्रेजी डाल दोगे तो नहीं। वो भी ओशन वाटर है, भी ओशन वाटर, लेकिन कीवर्ड यहां पर यही होता है। दिन में 2 बार अगर ऐसा हो तो कुछ गड़बड़ है। और ये गड़बड़ हो सकता है कि धरती से उत्पन्न ना होकर सोलर सिस्टम से उत्पन्न हो रही हो। तो चलो समझते हैं इसको कैसे। इट इज हाई टाइड जब वाटर बड़े सारे समुद्र के छोर को, सी शोर को कवर कर ले, अपने हाईएस्ट लेवल पर बढ़ते हुए, चरम सीमा पर बढ़ते हुए। लो टाइड की सिचुएशन तब बनती है when water falls to its lowest level and recedes from the shore, वापस जाने लगे समुद्री छोर से, किनारे से। अब 2 तरह की टाइड है, एक है नीप टाइड, एक है स्प्रिंग टाइड। समझते हैं। टाइड आप सबको पता होगा, बचपन से हम लोग सुनते हैं टाइड का फिनोमिना। ये कैसे होता है? देखो, जो ग्रेविटी है सोलर सिस्टम में, वहां पर 3 लोग आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, टग ऑफ वॉर सा चल रहा है काइंड ऑफ। हो सकता है एक डायरेक्शन में पुल हो रहे हो, एक डायरेक्शन में पुश हो रहे हो, एक पुल कर रहा हो, एक पुश कर रहा हो, देखते हैं इसको क्या होता है। लेकिन यहां पर जो चीज होती है वो होती है ग्रेविटेशनल पुल। अब हमें ग्रेविटेशनल पुल के अलग अलग मीडियम समझने पड़ेंगे कि कौन किसको खींच रहा है। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, जो कि सन के द्वारा और मून के द्वारा जब एग्जर्ट करा जाता है धरती के सरफेस पर, इसकी वजह से टाइड्स होते हैं। यार, आप चाय का कप एक लेकर जा रहे हो, आपकी लेफ्ट शोल्डर को, राइट शोल्डर को कोई पकड़ के ऐसे हिलाने लगे, वो इस तरफ से वो इस तरफ से, ऑब्वियसली बात है चाय फैलेगी, चाय उछलेगी, गिरेगी चाय, कब भी छूट जाए हाथ से, हो सकता है। जो पानी है अर्थ पर, द वॉटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून, इट गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। जब मून अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है तो आप इसको छोड़ो कि क्या पानी खिंचता है क्या नहीं खिंचता है, लेकिन पानी हिलता है उसकी वजह से। और पानी हिलते हिलते कुछ थोड़ी सी हाइट पकड़ लेता है कभी कभार। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना हो जाता है पुल करने में कि वो पानी को थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाई टाइड। तो हाई टाइड किसकी वजह से होती है? किसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से? अगर आपसे कोई पूछे वन सिंपल मार्क्स में, वन लाइन में, मून की वजह से। ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डेज, जो सन होता है, जो मून होता है और जो अर्थ होता है, वो सेम लाइन में आ गए होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहां पर, एक ही लाइन के अंदर। वो अभी हम देखते हैं कि कौन किसके बीच में, कौन किसके ऊपर, कौन किसके पीछे, सेम लाइन में है। और इस टाइम पर टाइड्स हाईएस्ट फॉर्म में होती है। क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया, चाय का कप लेकर जा रहे हो, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर, कोई जोर जोर की वो पर्सन लेफ्ट से खींच रहा है, वो राइट से खींच रहा है, चाय फैलेगी, पक्का फैलेगी, उड़कर फैलेगी, गिरेगी। These tides are called as spring tides. These tides are called as spring tides. जानने वाली बात क्या, स्प्रिंग टाइड के 2 फॉर्म होते हैं। डोंट वरी, टाइड का टॉपिक ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा। टाइड को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। 7th क्लास की एनसीईआरटी, 7वीं क्लास के बच्चों को ऐसे ही समझाया जा सकता है, ठीक है। बट वेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, ये फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर का मतलब क्या होता है?
यहाँ पर कैसी बात चल रही है मतलब शाइनी, या कोई भी बताओ। हाँ, डेज की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कोई वो क्वार्टर नहीं चल रहा। सोलर सिस्टम में हम लोग ईयरली बेसिस पे नहीं देख रहे, मतलब काइंड ऑफ जब मून जो है उसके डेज की बात चल रही है, मंथ की बात चल रही है ना। व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगनली अपोजिट डायरेक्शन बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून, जिसकी वजह से लो टाइड्स होते हैं। यानी कि क्या होता है, जो समुद्र का जो पानी होता है वो डायगनली एक अपोजिट डायरेक्शन में बहने लगता है। ग्रेविटेशनल पुल क्या, वो अभी मैंने आपको बोला ना, वो अभी आपको स्टैंडर्ड वे में समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। यहाँ पर उसका डायग्राम अलग है, वो प्रॉपर तरीके से समझाया गया है। कौन किस पे कितना ग्रेविटेशनल पुल एग्जर्ट करता है वो भी हम जानेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो, जो समुद्र का जो पानी है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, डायग्रेली वैग्रेली छोड़ दो, बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, जिसकी वजह से लो टाइड्स आती हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड एज नीप टाइड्स। ये देखो हो क्या रहा है यहां पर मयूर, मून का प्रेशर यहां से, सन का प्रेशर यहां से। अर्थ पर हम ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि सिर्फ इसी हिस्से में पानी है या इसी हिस्से में पानी है, यहीं पानी है। हर जगह ओशन है ना, स्फेरिकल शेप है उसकी। कुछ पानी यहां से, कुछ पानी यहां से। हो गया डायगनली अपोजिट डायरेक्शन, हो गया। बताओ, समझ गए ना। मतलब यहां पर इसको वैसे अब ऑब्जर्व करके समझाना थोड़ा सा टिपिकल है, अभी इस एनसीईआरटी में टिपिकल है थोड़ा सा। मैं इसकी प्रॉपर आपके साथ एक इमेज और एक वीडियो शेयर करूंगा, लेट तमिलनाडु ज्योग्राफी कम 9th क्लास की, उसके अंदर बहुत अच्छे से टाइड का कंसेप्ट समझा रखा है। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो यार, एक चीज इसको यहां से, पानी को यहां से उड़ा कर ले जाएगी कुछ ऐसे, एक चीज यहां से मूव करवाएगी पानी को कुछ ऐसे। अब ये चीज देख रहे हो, अगर मैं इसको बना दूं ऐसे, डायगनल ही तो है एक तरीके से। अब अर्थ पे कोई डायगनल ये तो होगा नहीं ऐसे ऐसे करके। हाँ मतलब वो नहीं नहीं, वो एक बताने का तरीका होता है यार, वो ज्योग्राफी में ऐसे ही दे रखा है वहाँ पर। अर्थ पे कोई चीज़, अब जैसे एक बार बताओ, हम उसको कहते हैं इंडियन ओशन जो है ट्रायंगुलर शेप का ओशन है, भाई वो कहीं से ट्रायंगल नहीं देखता, वो तो हमें एम शेप का कुछ ऐसा दिख रहा होता है वो वैसे तो, ठीक है। अब एटलांटिक ओशन कोई एस शेप का है, आप कोई वहाँ पर खड़े होकर देखे आसपास की कंट्री में तो उसको एस शेप थोड़ी ना दिखेगी। ये है डायगनली का मतलब, ठीक है। हाई टाइड्स जो होती हैं वो नेविगेशन में मदद करती हैं, क्यों, क्यों, लहरों की जब गति तेज होती है तो क्या मूव करेगी उसके साथ साथ तेज, उसी उसी डायरेक्शन में अगर आप जाओगे शिप या बोट आपकी, ठीक है। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स, समुद्र के किनारे वाटर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। और वाटर लेवल बढ़ने के बाद दिस हेल्प्स द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली, क्योंकि एक तो डायरेक्शन मिल गई, उसी के साथ फ्लो में, मतलब वही है ना कि बहाव में बहते चले गए। हाई टाइड्स फिशिंग में भी मदद करती है। बहुत सारी फिश अपने आप को कभी कभार संभाल नहीं पाती हैं, तो मैनी फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग हाई टाइड। मतलब दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशन फॉर फिशिंग, हाँ फिशिंग करने के लिए। और मैंने आपको एक और चीज़ समझाई थी ना, करेंट्स के लिए, वो हालांकि अभी आएगा वो, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स बनाते हैं, है ना। और मैंने इंडेंटेड कोस्ट लाइन के बारे में भी आपको बताया था, हार्बर के लिए बहुत अच्छा होता है किसी कॉन्टिनेंट या किसी रीजन का, ठीक है। इसकी वजह से फिशरमैन को धंधा वगैरह में, मछली खाने में, उन सब में मदद मिलती है, जो भी है बकवास बात है। जो पानी का राइज होना और फॉल होना होता है टाइड्स की वजह से, इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग यहां पर क्या लगा देते हैं, वाटर के, सुना होगा हमने बचपन में जब पढ़ते थे 6th क्लास में साइंस में, टर्बाइंस, याद है। वो पंखे लगे होते हैं ऐसे 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 ऐसे, पानी इन पे पड़ता है,
पानी इन पे पड़ेगा, एक मिनट इस पे बना देते हैं। इन पे पानी पड़ेगा और ये पंखे घूमते हैं, टरबाइंस घूमेंगे, आम भाषा में समझा रहा हूं मतलब मैं। और ये घूमने के बाद जब ये रोटेट होंगे तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? बताओ। एक बात याद रखना, हालांकि हम इसको नाम देंगे, कोई बात नहीं, अभी मैं जानता हूँ थोड़ा सा मतलब आपको 50-50% लगा होगा दिमाग के अंदर, कोई बात नहीं, वो मैं जानबूझ के चाहकर भी नहीं समझाना चाहता, क्योंकि फिर 9th क्लास में जब तमिलनाडु की वो पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ टाइड्स देखेंगे, टाइड्स के भी प्रकार होते हैं। अब जैसे इसने तो यहाँ पर सिंपली बोल के खत्म कर दिया स्प्रिंग टाइड, लेकिन भाई स्प्रिंग टाइड कैसे? एक पोजीशन में तो मून बीच में है और दूसरे में अर्थ बीच में है, तो कुछ तो नाम होता होगा ना इसका, इस सिचुएशन का। यहाँ पर अर्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और आपके पास चाय का कप। यहाँ से तो हॉरिजॉन्टली अपोजिट डायरेक्शन से खींचा जाएगा अर्थ का पानी, तब कैसी टाइड बनेगी? यहां से एक डायरेक्शन ऐसी, एक डायरेक्शन ऐसी, एक मिनट, यहां से एक डायरेक्शन ऐसी, एक डायरेक्शन ऐसी, यहां से डायगोनली खींचा जाएगा। यहां से हॉरिजॉन्टली खींचा जा रहा है लेकिन इन द सेम डायरेक्शन ओनली। ये देखो, दोनों के सिंबल देखो, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में। तो टाइड का क्या करेंगे हम लोग आने वाली क्लासेस में, जैसे लेवल हमें बढ़ेगा, अभी कंफ्यूज मत हो, बस इन डायग्राम्स का एक रिक्वेस्ट है, इन डायग्राम्स के रट्टे मारकर बैठ जाओ। ये आपके हैंड पे आ जाने चाहिए डायग्राम के। हाँ, एक नीप टाइड वाला था जिसके अंदर डायगनली पुल था, स्प्रिंग टाइड के अंदर दो थे, एक पोजीशन में अर्थ बीच में था सन और मून के, एक में मून बीच में था अर्थ और सन के। टाइप्स ऑफ टाइड क्या होंगी? 3 प्रकार की, वो मैं एक टेबल बनवा दूंगा। उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं वो मैं बनवा दूंगा। उसके नेम क्या होते हैं प्रॉपर तरीके से वो मैं बनवा दूंगा। ठीक है, और आउटकम या इफेक्ट मतलब वो एक ही बात है कि इससे होता क्या क्या है। ठीक है, ये टेबल बना के जब मैं करवाऊंगा तो आपको प्रॉपर याद हो जाएगा। बस ये डायग्राम तब तक याद रखना है अपने। 3 डायग्राम है वैसे, ये कहने को नीप टाइड स्प्रिंग टाइड है, लेकिन ये 3 डायग्राम है, 1 2 और ये 3, ये याद रखना तब तक। इसको हम अभी के लिए यहीं छोड़कर जा रहे हैं, वापस मिलेंगे हम इससे कभी फ्यूचर में। बस इस डायग्राम के रट्टे मार लेना, भले आप टेक्स्ट ना पढ़ो, उसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओशन करेंट्स, ओशन करंट क्या होते हैं? दे आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर जो कॉन्स्टेंटली ओशन के सरफेस पर बहती हैं। ठीक है, अब यहां पर ये करंट्स हैं। देखो, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक करंट का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। बताओ, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो तो उसका एक डेफिनेट डायरेक्शन होता है। बताओ, है ना? होता है कि नहीं होता है? एक पर्टिकुलर लूप में जो वायर अगर आप लगाओ तो एक पर्टिकुलर लूप में जो करंट का जो सर्किट होता है, जो टाइप होता है, वो एक ही फ्लो में घूमता है। करंट्स, ओशन करंट्स भी कुछ ऐसे ही हैं, ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। ओशन करंट्स हो सकता है वो गर्म हो, वो ठंडे हो। यहां पर देखो, अब देखो, ओशनोग्राफी के अंदर ना सबसे ज्यादा वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए जो सरदर्दी आपको पालनी पड़ेगी ना, वो यही पालनी पड़ेगी दोस्तों। आपको पूरा वर्ल्ड मैप याद होना चाहिए, नंबर 1। पूरा वर्ल्ड मैप याद होना चाहिए आपको। सारे के सारे जो कोल्ड करंट्स हैं, ऊपर ध्यान से सुनना, करंट्स डेफिनेट डायरेक्शन पकड़कर चलते हैं। उन कोल्ड करंट्स की डायरेक्शंस क्या हैं, और फिर आपको याद करना पड़ेगा वार्म करंट्स और उनकी डायरेक्शंस क्या हैं। और ये दोनों चीजें पॉइंट 1 पॉइंट 2 आपको पॉइंट 3 में कोड करनी होती हैं वर्ल्ड मैप में। सेम बिल्कुल यहां पर दिखा रहा है, यहां पर फिर भी कम है, और भी तरीके के होते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? किसी एक करंट को पकड़कर जब ये इस रीजन से गुजरता है तो वहां पर वो चीज
वेजिटेशन पैदा करेगी, ड्राइनेस पैदा करेगी, उस रीजन को डेजर्ट बनाएगी, वहां पर रेनफॉल आएगी, फिशिंग ग्राउंड्स बनेंगे। कोल्ड कंट्री होने के बावजूद भी वार्म टेम्परेचर रहेगा कि नहीं रहेगा, गर्म कंट्री होने के बावजूद भी कोल्ड टेम्परेचर आ सकता है कि नहीं आ सकता। ये सारे इफेक्ट्स जो है ना, ये आप तब जान पाओगे जब आपको ये ऊपर वाला होमवर्क डन होगा, जब आपका ये। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ प्योर मेंस। प्योर मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना, चाहे भले स्टेट पीएससी के भी और यूपीएससी के भी। प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है, जब इतनी लेवल के एनालिसिस करोगे तो प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा। लेकिन क्लाइमेटोलॉजी के अंदर एक सबसे खतरनाक चीज जो अभी आएगी आपके लेवल के लिए, हम उसको इजी करके करेंगे। हालांकि कुछ लॉज होते हैं, देयर आर सम लॉज विच वर्क्स डेफिनेटली इन द एयर करंट्स होते हैं, ठीक है, एयर मास होता है, उसका कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। ऐसी ओशंस के अंदर ओशनोग्राफी जब आप पढ़ते हो ये वाटर वाले चैप्टर के अंदर, तब आपको एक करंट्स जानना चाहिए, ओशन करंट्स, और ये आपको पूरा वर्ल्ड में आपको याद होना चाहिए। एंड ये अलॉन्ग विद द करंट्स, अगर ये कल को क्वेश्चन आ जाए, यू शुड नॉट टेक मोर देन 45 सेकेंड्स टू ड्रॉ ऑल दीज। ये नहीं होता कि सारे करंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोई एक करंट आता है और वो ये पूछता है कि इसका फंडा बताओ कि अगर ये यहां से होकर गुजरेगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा। अब मैं आपको ये वाली बात क्यों बार बार बोल रहा हूँ यार, क्या होता है कि मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा है और खुद भी मैंने गलती करी है कि जैसे इसका एक रात पहले रट्टा मार गया मैं टेस्ट सीरीज देने से पहले, ठीक है। अब उसके बाद अगर मुझे ये भी नहीं पता ना कि एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट की लोकेशन है कहाँ पर, और ये ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है या पोलर है रीजन, वहां पर करंट ये जो आ रहा है ये रेड था कि ब्लू था, ब्लू था तो कोल्ड है, और रेड था, इसके बगल में कौन से करंट से मीट कर रहा था, वार्म करंट क्या कोल्ड करंट से मीट कर रहा था, वार्म वार्म से कर रहा था या कोल्ड कोल्ड से कर रहा था। ये जाने बिना ना, जब तक ये माइंड में मेरे छाप नहीं होगी तब तक मैं इफेक्ट्स लिख ही नहीं सकता चाहकर भी। इस टॉपिक की मजेदार बात यही है, सबसे बड़ा ट्रैप साइकोलॉजी यही खेलता है एग्जामिनर। उसको पता है कि आप करंट रट्टा मार लोगे, आप वर्ल्ड मैप बनाना रट्टा मार लोगे, लेकिन उसके पास कौन सा करंट किससे टकराता है, और वो करंट लाल करंट था या ब्लू करंट था, यानी कि वार्म था कि ठंडा था, ठंडे ठंडे से टकराया, गरम गरम से टकराया, गरम ठंडे से टकराया, ठंडे गरम से टकराया। इसको जानने के बाद ही आप इफेक्ट्स लिख सकोगे। यानी कि आपको पता सब कुछ होगा लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं पता होगा अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। इसलिए मैं इस पर इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ आगे पढ़ाने से पहले। 7वीं क्लास के हिसाब से पहले से ही 9th क्लास की ज्योग्राफी और 11th क्लास में तमिलनाडु में जाने से पहले ही इसको रेडी कर लो अपने इस कंटेंट को, कि आप ना सबसे पहले ये सारे जितने करंट्स दे रखे हैं आप इसको रट्टा मार लो, सारा बना बना के प्रैक्टिस कर लो जितने ही आपको, लेब्राडोर, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक करंट, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, ब्राजीलियन करंट, फॉकलैंड करंट, बेनिकुला करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, साउथ इक्वेटोरियल काउंटर करंट, कौन सी डायरेक्शन किसकी कहाँ जा रही है, ये एरो यहाँ पर, ये एरो यहाँ पर, करना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया आपको, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो है, करना तो पड़ेगा। तो आगे दोस्तों हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले 2 चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। ये है कोल्ड करंट, ये है लाल वाले वार्म करंट। पेपर में ये बेवकूफ़ी मत करना कि रेड पेन ले गए आप वहाँ पर और वहाँ क्या कहते हैं अपनी आर्टिस्ट गिरी दिखाने लग गए, इससे काम नहीं चलेगा। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं जो पेन है ब्लू कलर का, उससे मैं बना देता हूँ कोल्ड करंट, और ब्लैक पेन साथ में रखता हूँ मैं हमेशा, ठीक है। टेस्ट सीरीज वगैरह में मैंने ऐसा करा हुआ है, कभी मुझे रियल पेपर में तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं कभी, मैं जिन साल में बैठा हूँ। तो ब्लैक पेन जो है उससे मैं बना देता हूँ वार्म करंट, ठीक है। अगर ब्लैक पेन नहीं होता, जैसे एक बार हुआ मेरे साथ ऐसा टेस्ट सीरीज में कि नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, मैं पेंसिल से बना दिया मैंने ये करके, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे मेंटर ने मुझे ये चीज़ सिखाई थी कि तुम कोई बात नहीं, वो एक सिंगल करंट या एक करंट की डायरेक्शन ही तो पूछ रहा है। वो अगर ये पूछ रहा है कि वार्म करंट्स बनाकर आओ तो सारे फिर वार्म करंट्स ही बनाकर आओ। वो अगर ये बोल रहा है कि ये करंट जो है तुम इसका मीटिंग दिखाओ वार्म और कोल्ड की, तो तुम लिख दो वहाँ पर कि ये जो है ये वार्म करंट है और ये कोल्ड करंट है,
लेकिन एटलीस्ट आपके पास ये तो हो गई एग्जाम के अंदर, ये नहीं होगा तो पेंसिल तो होगी पक्का। ठीक है, तो ऐसे करके आप बनाकर दिखा सकते हो, क्योंकि जिस दिन ये आ गया ना नंबर पूरे पूरे मिलेंगे, लेकिन आप बैठे रह जाओगे वहां पर कि 8 मिनट के अंदर अब मैं अपना कलम घुमाऊं कैसे, क्या करूं अब मैं इसमें, और कुछ गलती करती है अगर एरो वेरो में तो पूरे नंबर जाएंगे। ये ऑल और नन वाला क्वेश्चन होता है, या तो नंबर पूरे मिलेंगे या जीरो मिलता है इसके अंदर। जितना मर्जी सजा लेना वर्ल्ड मैप को, वो वर्ल्ड मैप जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो ये कह रहा है बेटा वर्ल्ड मैप बनाना तुम्हारी मजबूरी थी, एहसान नहीं कर रहा हमारे ऊपर वर्ल्ड मैप बनाकर, हमें करंट देखने, करंट। ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर जो कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है ओशन सरफेस पर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। अब करंट के ऊपर क्वेश्चन इसलिए तो आता है क्योंकि एग्जामिनर ये जानता है कि भैया इसमें क्या दिक्कत थी, तो डेफिनेट डायरेक्शन है ना इसकी, ये तो थोड़ी ना बदल जाएगा। वार्म करंट जहां जहां से घूम घूम कर वापस हो जाते हैं वो उनकी फिक्स डायरेक्शन चल रही है वर्ल्ड में, फिक्स डायरेक्शन। कोल्ड करंट जहां जहां से होकर जहां जहां से टकराकर घूम जाते हैं, ये फिक्स डायरेक्शन चल रही है हजारों सालों से। ओशन करंट्स गर्म भी हो सकते हैं, ठंडे भी हो सकते हैं। जनरली जो वार्म ओशन करंट्स हैं दे ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर और वो पोल की तरफ जाते हैं। तो देखो एक हिंट आपको ये मिल गई, इक्वेटर के पास ट्रॉपिक्स में ओरिजिनेट होते हैं, मतलब वो गर्मी वाले उससे ओरिजिनेट होते हैं और वो पोल की तरफ जाते हैं। इसका मतलब ये जितने लाल लाल करंट हैं ये इक्वेटर की लाइन ये रही, ये यहीं से ओरिजिनेट हुए हैं जनरली। अब ये जहां जहां ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे ये जैसे ये जैसे ये तो मुझे एक बात बताओ, वार्म करंट अगर किसी कॉन्टिनेंट, किसी रीजन, किसी कंट्री के किनारे से होकर उसकी इंडेंटेड कोस्टलाइन या नॉर्मल कोस्टलाइन से होकर गुजर रहा है, तो वहां पर वो सर्दी करेगा या गर्मी करेगा बताओ। ऑब्वियस ही बात है। अब ठंडे पानी में अगर थोड़ी बहुत गर्मी अगर आ जाए तो एक बार बताओ, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो उसका होता ही होगा ना। पोलर रीजन्स में पानी ठंडा है ना, और ये गर्म करंट यहां से जा रहे हैं, कुछ तो फिनोमिना होता ही होगा ना। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, पता है इजी है ये टॉपिक, लेकिन आपको सब कुछ चीजें पता होंगी, लेकिन बस वो आपकी मेमोरी के साथ जो ट्रैप खेलेगा ना, आप समझ पा रहे होगे कि देखो अब आपको एक हिंट पता लग गई कि हाँ यार मुझे इतना पता लग गया कि दोनों साइड से, चाहे नीचे जा रहे हैं चाहे करंट ऊपर ऊपर जा रहे हैं, ये जो लाल वाले करंट है, जो वार्म करंट है, ये ओरिजिनेट इक्वेटर से हुए हैं। मुझे इक्वेटर से ही एरो इक्वेटर के अपोजिट डायरेक्शन में फेंकना है, या तो यहां फेंकना है या तो यहां फेंकना है। और जिन जिन ठंडे ठंडे रीजन्स में, चाहे सर्दर्न हेमिस्फीयर में चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जिन जिन ठंडे ठंडे रीजन्स में ये वार्म करंट जाएंगे, ये कुछ ना कुछ एक फिनोमेना पैदा करेंगे जो कि थोड़ा बहुत गर्मी सर्दी का एहसास दिलवाएगा वहां पर, उस सर्दी को कम करेगा, उस पानी की जो ठंडक होगी उसको कम करेगा, और आसपास में हो सकता है कोई एक फिनोमेना का बर्थ करेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपसे कि वो इफेक्ट आपको तब तक पता नहीं लग पाएंगे, तब तक पता नहीं लग पाएंगे। हालांकि हायर क्लासेस में हम पूरा इसका मैं टेबल एक पूरा बनवाऊंगा जिससे आपको सारे करंट पता लग जाएंगे, लेकिन भाई वो चीज़ ईजी नहीं है ना कि जब तक आप वर्ल्ड मैप ही आपको याद नहीं है, आपको करंट की डायरेक्शन ही नहीं पता है, आप एरो कहीं भी मारे जा रहे हो, ये चीज़ ऐसे वर्क नहीं करती। मैं बाकी चीज़ों में आपको बोल देता हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो स्ट्रेटेजी वाइज, यहां पर एग्जामिनर पैनी नजरों से देख सकता है। इनके पास एक पेपर होता है, उसमें इनको बताया जाता है कि ये पॉइंट अगर स्टूडेंट ने लिखे तो इतने इतने मार्क्स दे देना, इंट्रो के इतने, बॉडी के इतने। इनके पास एक पेपर होता है कि देखो हिंदुस्तान में अगर इतना आदमी मेंस लिख रहा है, 13,000 15,000 बंदा, सबके दिमाग अलग है, तो इनको एक पेपर दिया जाता है एग्जामिनर को कि आप ये वाला पॉइंट चेक कर लेना कि अगर ये वाले पॉइंट डले हुए ना तभी 2 नंबर मिलेंगे, इनमें से अगर एक पॉइंट गायब है तो उसका 1 नंबर कर देना। अगर बॉडी में अगर ये 7 पॉइंट हैं, अगर इनमें से 5 अगर डले हुए हैं तो पूरे पूरे नंबर दे देना। अगर इस एंगल के ऊपर पर्सन ने बात ही नहीं करी तो यानी कि क्वेश्चन एड्रेस ही नहीं करे तो उसे या तो 1 दे देना या 2 दे देना। ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है उन्हें। अब यहां पर तो क्या करेंगे, वो ये देखेंगे कि भैया ये देखो हम 7वीं क्लास से तुम्हारे सामने एक मैप दे रहे हैं तुम्हें चेक करने के लिए, ये देख लो तुम्हारे सामने कि ये करंट इसने बनाया और डायरेक्शन सही है कि नहीं है। हल्की फुल्की अगर एरो ऐसा का ऐसा हो जाए तो चलो ठीक है, लेकिन उसने नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को यहाँ दिखा दिया, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को, तो वो कहता है कि 0 दे दो इसे, भाड़ में जान दो इसकी मेहनत को। कोल्ड करेंट्स कैरी वाटर फ्रॉम, जो ठंडे करंट्स होते हैं अब हम उसकी बात कर रहे हैं, इसको हम बना देते हैं ब्लू कलर से।
कोल्ड करेंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। यानी कि जो ठंडे करंट होंगे वो ऊपर से, ऊपर वाले रीजन से उत्पन्न होंगे और इक्वेटर की तरफ आएंगे, ट्रॉपिक्स की तरफ आएंगे। तो देखो, यस, ओयाशियो करंट, लेब्राडोर करंट, कैलिफोर्निया करंट, कैनरीज करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, बेंगोला करंट, फॉकलैंड करंट, कि सब ऊपर की तरफ ही तो जा रहे हैं। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, डायरेक्शन देखो इनकी, ऊपर वाले नीचे की तरफ आ रहे हैं, देखो ये और नीचे वाले ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये। इतनी चीज तो पता लग गई, मतलब 2 हेल्प तो हमारी हो गई, चलो ठीक है। हम मतलब कलर में नहीं चूकेंगे और हमें कोल्ड और गर्म करंट के बारे में सब पता होगा। यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल उसने दे रखा है। लेब्राडोर ओशन करंट जो है वो एक कोल्ड करंट है, जबकि जो गल्फ स्ट्रीम है इट इज अ वार्म करंट। अभी हमने देखा लेब्राडोर ओशन करंट, ये रहा ऊपर, ये रहा, और ये जो गल्फ स्ट्रीम है दिस इज अ वार्म करंट। ये यहां से होकर गुजर रहा है, बताओ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा यार देखो सतर्क होना पड़ेगा, मैं 100 बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं। ये यहां से होकर गुजर रहा है और गल्फ स्ट्रीम यहां से जा रही है। ये टकराएगा यहां से कि नहीं टकराएगा, बताओ। टकराएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर ये टकराएगा तो इस जगह पर कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा, बताओ। इस रीजन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मैं एक बात बताता हूं, जब आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को एड्रेस करोगे ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जब क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको डायरेक्टली करंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन वो आपको ये पूछेगा कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इतना ये चीज पर्टिकुलर रिसोर्स रिच क्यों है, ऐसा क्यों मिलता है। तो आप ये नहीं कहोगे कि कंट्री ने बड़ी ग्रोथ करी है, यूनाइटेड नेशंस ने बड़ा ध्यान दिया है, समुद्रों के पानी को क्लीन करा है, ऑयल स्पिल होने से रोका है, यहाँ पर जो है मछली की वैरायटीज ब्रीडिंग बहुत अच्छी मिलती हैं, तो फिशिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो हुई। अरे भाई क्यों मिलती हैं, क्यों मिलती हैं, और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इतना ज़्यादा रिसोर्स रिच मरीन लाइफ क्यों है। तो आपको एक रीज़न लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर लेब्राडोर करंट जो है वो गल्फ स्ट्रीम जो है वो टकराते हैं और कुछ ना कुछ फिनोमेना उत्पन्न होता है यहाँ पर। वो मैं हम आगे चल के डिस्कस करेंगे हायर क्लासेस में, हर एक करंट को मीट करवाएंगे। यानी कि यहाँ पर भी एक प्रकार से मयूर देख रहे हो, ट्रेडिंग चार्ट जैसी प्रिडिक्शंस हैं कि ये अगर यहाँ से जाएगा तो क्या होगा और ये फिर अगर यहाँ से जा रहा है तो क्या होगा। ये लूप में कैसे फंस गया, ये लूप में कैसे फंस गया, ये ऐसे करते करते कोल्ड करंट जा रहा था और ये वार्म करंट, ये लूप में कैसे फंस जाता है। और ये लूप में अगर फंस जाता है तो साउथ अटलांटिक ओशन में इससे क्या घटनाक्रम होता है। सिमिलरली ये लूप में काइंड ऑफ फंसा हुआ है, ये भी लूप में फंसा हुआ है। ये जो ट्रैप में फंस गए हैं इनका क्या, और जो ट्रैप में नहीं फंसे जो है कि डायरेक्शन पकड़ते चल रहे हैं उनका क्या। ये जैसे ये हम सब जानेंगे। उसके लिए बस आप 9th क्लास की तमिलनाडु ज्योग्राफी में आने से पहले इसको अच्छे से याद करके बैठना। ओशन करंट जो है वो टेम्परेचर कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, ठंडी से ठंडी कंट्री वहां वार्म करंट पहुंच जाए तो गर्मी, गर्म से गर्म कंट्री वहां कोल्ड करंट पहुंच जाए तो सर्दी, मतलब होगा, मतलब अच्छा एहसास होगा। वार्म करंट्स वार्म टेम्परेचर अपने साथ लेकर आते हैं लैंड सरफेस पर। अब क्या करेगा एग्जामिनर, बहुत चालाक होता है इसमें एग्जामिनर, वो जानता है कि इस बस इसी का प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन बच्चा कर नहीं पाएगा। वो बोलेगा आपको यार ये कंट्री है ना, ये ऑलमोस्ट पोलर रीजन कंट्री है, ऑलमोस्ट टच करती है, टेम्परेट और पोलर रीजन के बीच में लाई करती है, और ये बहुत कोल्ड कंट्री है। यहाँ पर ऐसा होता है कि गर्मियों के टाइम पर -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि जब आसपास की सारी कंट्री सारे रीजन में पूरे कॉन्टिनेंट में जो है वो -45 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पर फिर भी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्यों देखने को मिलता है सेम मंथ के अंदर। विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब क्या करेगा वो, आप तो समझ जाओगे कि ओशन करंट होगा, यहां पर वार्म ओशन करंट होगा, वो आपको ना नाम दे देगा। लेब्राडोर करंट है यहां पर, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है यहां पर, कैनरीज करंट है यहां पर, या फिर अलास्का करंट है यहां पर।
और यहाँ लॉजिक नहीं लगते हैं। बात यही है ना, अगर ये चीज़ लॉजिक वाली होती तो मैं आपको ये बता भी देता। अब ये गल्फ स्ट्रीम, अब ये गल्फ स्ट्रीम क्या मतलब, मान लो क्या ये कोई गल्फ कंट्रीज हैं? गल्फ कंट्रीज तो क्या कहते हैं, इस तरफ होती भी नहीं है। पहली बात है, गल्फ स्ट्रीम यहाँ से कहाँ से चला आ रहा है? ये ओआशियो क्या है? ये कोई कंट्री थोड़ी ना है। अगुलास करंट ये क्या है भाई? यहाँ पर आप वो नहीं मार सकते, ज़्यादा लॉजिक नहीं मार सकते। अब जैसे यहाँ ये चलो ब्राज़ीलियन करंट चलो आप मान लोगे, ठीक है, ब्राज़ीलियन करंट आप मान लोगे, लेकिन ये वेस्टर्न ड्रिफ्ट तो 3 जगह पर है, फिर क्या करोगे बताओ? ये चीज़ होती है। चलो आप वो भी जान लोगे, फिर डायरेक्शन क्या रखोगे उसकी, और फिर ये कैसे पता होगा कि वार्म है कि वो ठंडा है कि क्या है? वो किससे जाके बगल में टकराएगा तो क्या करेगा कंट्री के अंदर या उस रीजन के अंदर या ओशन के अंदर? ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली इन्वेस्टमेंट है ये। लेकिन वार्म करंट्स ब्रिंग वार्म टेम्परेचर ओवर द लैंड सरफेस, द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट, दे प्रोवाइड बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। अब मुझे बता दो, एक मिनट रुकना, इसको मिटा दूं जरा। मुझे अब बता दो, लेब्राडोर करंट का ऊपर से आना ठंडा करंट, गल्फ स्ट्रीम का यहाँ से जाना इस रास्ते से, और लेब्राडोर करंट की जो डायरेक्शन दिख रही है और गल्फ स्ट्रीम की दिख रहा है कि यहाँ पर एक मीटिंग प्लेस बनेगी पक्का। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हमें क्या मछलियाँ मिलने की संभावना है? बहुत अच्छी खासी है, बहुत अच्छा नरिशमेंट मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा ठंडे रीजन में एक ही वैरायटी की मछलियाँ, ज़्यादा गर्म पानी में एक ही वैरायटी की मछलियाँ। और ये दोनों होते हैं मछलियों के लिए एक्सट्रीम टेम्परेचर। मछलियों को चाहिए भाई ठंडा गर्म पानी, वो मिक्स करके। एक बार बताओ, गीजर से निकलते हुए पानी के अंदर, पानी के नीचे बैठ जाओगे सर्दियों में? बिल्कुल नीचे। भाई सर्दियां चल रही तो क्या गीजर के पानी के नीचे बैठ जाओगे एकदम से नलका खोल के? एकदम से ठंडे पानी के नलके के नीचे भी नहीं बैठ सकते हो। यू नीड मिक्सचर ऑफ वो, जहां से आपको प्लेजेंट फील हो नहाते हुए, बिनते दिल गाना निकले आपके मन से। तो ये होता है बेस्ट फिशिंग ग्राउंड, ठीक है, जो कि मैं आपको बता भी रहा था। जो सीज है जापान के इर्द गिर्द एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये भी इस तरह के एग्जांपल हैं, ठीक है। यहां पर देखो, कुरोशियो करंट और ओयाशियो करंट ये मिल रहे हैं। अगेन बेस्ट फिशिंग ग्राउंड, और पैसिफिक ओशन तो यार है ही उसके लिए रिच। अगेन यहां पर भी ये भी पैसिफिक ओशन ही है वैसे तो। नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट और कैलिफोर्नियन करंट मिक्स तो होगा यहां पर। और यहां पर तो छोटे छोटे करंट अभी आपको दिखाई भी नहीं है, और भी करंट होते हैं, ठीक है। द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट्स, यहां पर फॉगी वेदर भी होता है, विच इज डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। मैंने आपको बताया था कि इसके लिए क्या बनाया जाता है, लाइट हाउस। मैं अगर एक सेकंड से, मैं अगर एग्जामिनर होऊंगा ना, मैं अगर एग्जामिनर होऊंगा, आप ऐसे ही सोचा करो अपने आप को, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, अगर मैं अगर एग्जामिनर होऊंगा ना, मैं लाइट हाउस के टॉपिक को ओशन करंट से जोड़ दूंगा। मैं एग्जाम में डाल दूंगा लाइट हाउस वर्ड। लाइट हाउस की कंस्ट्रक्शन बेस्ट पॉसिबल कौन सी सिचुएशन में पॉसिबल है? जब वार्म वार्म करंट मिल रहे हैं, कोल्ड कोल्ड करंट मिल रहे हैं, वार्म एंड कोल्ड करंट मिल रहे हैं, या ऑल ऑफ द अबव सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? अभी एकदम से याद नहीं आएगा, राग नहीं बताओ। अगर यहां पर तो सुनने में इजी लग रहा है, एग्जाम के प्रेशर में ये इतना दिमाग लगाना, डेप्थ में जाकर, टाइम टाइम होता है हमारे पास इतना कि हम ये सोच सके लाइट हाउस किन कंडीशन में कंस्ट्रक्ट करा जाएगा? नहीं ना, ये चीज़ है। ऐसे सोचा करो अपने बारे में, एनसीईआरटी से मत भागो। मैं बता रहा हूँ, अगर स्टैंडर्ड बुक जितनी भी है ना, भाड़ में जान दो, आग लगा दो सबको, बेच के उसको कुछ खा लो। एनसीईआरटी की डेफिनेशन दो है, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया वाली एनसीईआरटी। इनको तो पूजा करा करो। सारा का सारा पेपर, सारा सोर्स, सारा लॉजिक यहीं छुपा हुआ है, और हमसे बात करती हैं किताबें। स्टैंडर्ड बुक्स में हमें ज्ञान दिया जाता है जो कि हमें कंज्यूम करना पड़ता है, हमारे पास नो नो चॉइस इज देयर, बिकॉज वो भी टिपा टिपाया ज्ञान ही होता है।
एनसीईआरटी हमें सोचने में मजबूर करती हैं। 7वीं क्लास की एनसीईआरटी सोचो ज़रा। लोग कहते हैं हम 7वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ के क्या करेंगे, दे दो मुझे इसका टेस्ट, लो बना 45 सेकंड में बना दो सारे करंट, ये दिखा दो मुझे वर्ल्ड मैप ऐसा बनाकर, एक एक डायरेक्शन सही हो जाए, और मेरे आंसर का जवाब दे दो कि कौन सा इवेंट कहाँ पर होगा जब ये गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करंट टकरा रहे हैं, साउथ इक्वेटोरियल करंट वेस्टर्न ड्रिफ्ट से टकरा रहा है, और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट भी बीच में है, 2 कोल्ड करंट है, 1 वार्म करंट है, तो क्या होगा बता दो। तो कुछ कुछ चीज़ों में हमें रुकना पड़ता है कभी कभार। जैसे मैं कहता हूँ ना, जैसे इकोनॉमिक्स में हमारा नेशनल इनकम के बाद चैप्टर एकदम से स्पीड में गए, मनी एंड बैंकिंग पे थोड़ा सा हमें फिर से ठहराव लाना पड़ा। तो ये अप एंड डाउन चलता रहता है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता कि आप स्काई रॉकेट वो कर लो। लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिंदगी से रिलेटेड। कोई चीज़ अगर ऊपर जा रही है तो वो रिट्रेस जरूर करती है, लेकिन वो रिट्रेस करती है यहाँ पर गुलेल बनने के लिए, और फिर उसके बाद दोबारा वो फोर्स की तरफ ऊपर जाती है। और यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आपने प्रेशर कितना लगाया है जब ये वापस रिट्रेस कर रहा था। तो आई एम ऑलवेज बुलिश ऑन स्टॉक मार्केट, ऑलवेज बुलिश ऑन लाइफ, एंड ऑलवेज बुलिश ऑन स्टडीज। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैप्टर हमारा खत्म हुआ।